अस भारत दे लोग भारत की एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य च गठन करने ते अपने सारे नागरिकें की सुरक्षित करने का गंभीरता कन्नै संकल्प लैंदे होई न्याय समाजक आर्थिक ते राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति आस्था ते पूजा की आज़ादी प्रतिष्ठा ते मौके की बराबरी ते उनके सारें च व्यक्ति की गरिमा ते राष्ट्र की एकता की आश्वस्त करते हुए भ्रातृत्व की बढ़ावा देना। अपनी संविधान सभा च नवंबर 1949 के इस 26वें दिन इस संविधान की अपनाने अधिनियमित ते अपने आप की दिन्ने आ। अच्छा, जब आप संविधान को पढ़ रहे थे तो आपके पास आप लैपटॉप से उसे पढ़ रहे थे? नहीं सर, लैपटॉप तो नहीं है मेरे पास, पर एक स्मार्टफोन है मेरे पास। तो मतलब पूरा देश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इस मोबाइल से पढ़ा आपने? जी सर, संविधान भी और अमेंडमेंट्स भी सब पढ़ा है? सब कुछ इसी में। और इसी से पढ़ते रहे और लिखते भी रहे? हाँ जी सर। और एक अलग भाषा में लिख रहे थे? इसी में फिर अगर कोई ऐसा वर्ड जो था जो नहीं ट्रांसलेट हो पा रहा था, ऐसा सेंटेंस, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस भी हैं, तो उसमें फिर गूगल ट्रांसलेट की मदद ली मैंने इसी मोबाइल से। इस मोबाइल से? जी सर, ये मोबाइल है, लिया था मैंने कोई 2 साल पहले। तो मुझे नहीं पता है इस काम आएगा। मतलब आपको नहीं था? मुझे नहीं पता था इस काम में, क्योंकि 2 साल पहले ऐसी कोई सोच ही नहीं थी कि संविधान लिखूं मैं या संविधान को पढ़ूं मैं। तो और एक अलग भाषा में लिखूंगा? हाँ, अलग भाषा में। अच्छा, डोगरी में लिखना तो बड़ा मुश्किल था सर? हाँ जी सर, कई ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जो कि डोगरी में ट्रांसलेट होते ही नहीं है। जैसे प्रियम्बल में मैंने एक वर्ड पढ़ा संप्रभु, सोवरन, उसका डोगरी में मतलब मेरे को कहीं नहीं मिला। फिर वो हिंदी में ही फिर उसको लिख दिया फिर मैंने इसमें। कुछ शब्द ऐसे? हाँ जी, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ट्रांसलेट ही नहीं हो पाते इस लैंग्वेज में। हाँ जी। तो ये वो मोबाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस मोबाइल पर इस बच्चे ने पूरा संविधान पढ़ा और संविधान को दोबारा से लिखा और डोगरी में लिखा। ये एक चर्चा का विषय है कि लोग कहते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में बच्चे क्या देख रहे हैं आपको नहीं पता। ये सिर्फ खेलने का और गेमिंग के लिए एक माध्यम नहीं है, ये शिक्षा के लिए बड़ी उपयोग चीज़ है। इसके अंदर जो गूगल है उसका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को बखूबी साबित किया है इस बच्चे ने। बड़ा मुश्किल होता है कि संविधान को पढ़ पाना, फिर उसे एक अलग लैंग्वेज में लिखना। और 26 जनवरी 2024 में इस संविधान को पूरा किया, लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ संपर्क नहीं हो पाया। अब संपर्क हुआ है तो हम ये खबर आप सबके सामने रख रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि ये संविधान जो है ये जम्मू के लोगों के लिए एक सौगात है और भारत के उन लोगों के लिए एक सपोर्ट है जो लोग भारतीय संविधान को बचा रहे हैं। एक मोबाइल, 20 से ज़्यादा पेन और 2 या 2.5 रेम पेपर इस्तेमाल हुआ है भारतीय संविधान को डोगरी में लिखने में। और किरत कुमार ने इसे लिखने में 20 से ज़्यादा पेन इस्तेमाल किए हैं। वो 20 से ज़्यादा पेन जो हैं वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। भारतीय संविधान की डोगरी में लिखी हुई प्रतियां आपके सामने हैं। कितनी बार अमेंडमेंट्स हुई हैं भारतीय संविधान में, जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है वो भी आपके सामने हैं। ये किरत कुमार ने जो लिखा है ये आपके सामने है। किरत, कितने पेन लग गए हैं इसे लिखने में? सर, ये जो पेन पड़े हैं ये तो 20 हैं, इससे ज़्यादा ही लगे हैं। कुछ पेन तो उनकी निब टूट गई, कुछ गुम हो गए, तो एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं मैं बता सकता, पर इतने मेरे पास प्रिजर्व पड़े हुए हैं। 20 अभी पड़े हुए 20 अभी पड़े हुए हैं। और कितना पेपर जो है वो आप पेपर, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1950 वाला है, उसमें तो 415 पेजेस हैं, और जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें आई थिंक 377। टोटल जो है ये 792 पेजेस हैं जो लिखे हैं। वन साइड, एक ही साइड लिखी हुई है इनकी। और इसके अलावा कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जो कि फट गए, या कुछ की राइटिंग नहीं अच्छी बनी, या कुछ में मतलब कि सेंटेंस गलत बना, तो वो कुछ पेजेस वो अलग से हैं। तो जो तैयार हुआ है वो 792 पेजेस का तैयार हुआ है। 792 पेजेस का। और कितने दिन लगे हैं इसको आपको लिखने में? और कितना टाइम जो है वो एक दिन में आप लेते थे इसे लिखने में? दिन तो इसको मैंने जैसा आपको बताया कि 7 जुलाई 2023 को मैंने स्टार्ट किया था इसको लिखने में, और 26 जनवरी को मेरा तकरीबन ख़त्म हो चुका था ये। लगा लीजिए आपकी 6 महीने और 15-20 दिन इतना लगा मेरे को लिखने में।
और इसमें दिन भी हैं और रातें भी हैं जी। दिन और रातें दोनों। दिन और रातें दोनों हैं। और हाथ से लिखने का क्यों डिसाइड किया? कंप्यूटर का युग है, टाइप कर लेते, उसमें हाथ से क्यों? हाथ से मतलब कि अभी मेरे पास एक कह सकते हैं कि नेचुरल पावर है कि हाथ से अगर मैं कुछ लिख दूं तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। एक मतलब ये इतना इफेक्ट पढ़ने का नहीं पड़ता जितना मैं लिख दूं, उससे ज़्यादा मेरे को इफेक्ट मिलता है, उसका याद रिजल्ट रहती मिलता हैं है चीज़ें। जी सर। और हाथ थक जाते होंगे। आज के समय में लोग प्रेफर करते हैं कि गूगल से उठा लिया, टाइप कर दिया, या फिर वॉइस कमांड दे दी और वो लिख रहा है, और आप हाथ से लिख रहे हैं इन चीज़ों को। स्टार्टिंग में हाथ थकते भी थे। मतलब कि स्टार्टिंग में मतलब कि इतना मेरे से बैठा भी नहीं जाता था। मतलब कि कुछ अगर नई चीज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना तो मेरा तैयार होने में निकल गया। मतलब कि पेज लिखता था मैं कि एक डेढ़ पेज, और मतलब कि 1-1.5 घंटा ही दे सकता था मैं, ये पता था मैं। फिर तो धीरे कुर्सी धीरे। भी नॉर्मल कुर्सी है, वैसी कुर्सी नहीं है कि बड़ी कंफर्ट नहीं है कि आराम से बैठ करके नहीं लिखेंगे? वैसी कुर्सी नहीं है, नॉर्मल जो कुर्सी है। कितने मतलब घंटे बैठते थे उस कुर्सी पे? स्टार्टिंग में तो मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1-1.5 घंटा ही बैठा जाता था। फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज हुआ, और एंड में जैसा कि मेरा टारगेट था कि 26 जनवरी को तक कंप्लीट करना है इसको, और कंप्लीट हो नहीं पा रहा था ये। तो उस वक्त फिर मेरी रातें पूरी लगती थी। पूरी पूरी रात? जी सर। मतलब कि जैसे रात को मैं फिक्स टाइम नहीं था मेरा। मतलब कि जैसे रात को मैं 10 बजे बैठा और सुबह 5 बज के। कभी कभी मैं एक टाइम मैंने 12-13 का भी मेरा स्क्रीन टाइम पड़ा हुआ है मेरे मोबाइल में। अभी भी रिकॉर्ड है वो, चाहे आप दिखा सकते हैं इसमें। 12-13 घंटे का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जैसे शाम को 7 बजे बैठा, सुबह 7 बज के। अच्छा। हाँ जी। वो लगता था कि बड़ा टाइम हो गया आप तो? नहीं मतलब एंड के, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई थी ना बैठने की। तो 5 महीने अगर एक ही काम को लगातार करते रहे हो तो एंड के जो दिन होते हैं उसमें पता नहीं चलता कि हम, मतलब ये महसूस नहीं हो पाता इतना। तो एंड में फिर मतलब ये ऐसे ही, मतलब जब उठना तो ना थकना, मैंने ना मेरी पीठ थकनी ना मेरे हाथ थकने। ये ऐसा लगता था कि भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ, ब्रेक ले लूँ? पानी मेरे पास पड़ा होता था, तो चाय का अगर कभी रात को मन करना तो पापा ने या भाई ने बना देनी। और खाने का भी मेरे को मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं था। मतलब सोने का फिक्स टाइम था ना, खाने का फिक्स टाइम था मेरा। सिर्फ एक टारगेट था, एक टारगेट था कॉन्स्टिट्यूशन का, लिखना है, डोगरी में लिखना है। जी सर। जो बिश्नाह के हमीरपुर की हरसा दब्बड़ गांव में रहते हैं, बड़ी छोटी उम्र है अभी, लेकिन उन्होंने एक अलग इतिहास रचने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान को जहां ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पर भारतीय संविधान को खुद भी पढ़ा, और भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम खासकर जम्मू की बात करें तो 70% लोग जम्मू के जो हैं वो डोगरी बोलते हैं, डोगरी भाषा है जहाँ की। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान हिंदी और इंग्लिश में तो हर एक व्यक्ति के पास है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो डोगरी बोलते हैं, डोगरी समझते हैं, उन लोगों को समझने के लिए, संविधान को समझने के लिए और आसानी हो जाए, जिसके लिए किरत कुमार ने एक पहल की है, भारतीय संविधान को डोगरी में लिख डाला है। और उन्होंने 26 जनवरी को 2024 को ये संविधान लिख कर के तैयार कर डाला। रात दिन कैसे काम किया, परिवार ने उस दौर में उनकी कैसे मदद की, क्या कुछ होता रहा, ये सारी कहानी किरत कुमार की जुबानी आप सबको सुनाने जा रहे हैं। किरत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए सपोर्ट करने। इससे मेरा इंकरेजमेंट हुई, इससे मेरे को और प्रोत्साहित हुआ मैं, और आगे भी इससे भी और बड़े बड़े काम करेंगे। अच्छा किरत, आपकी शिक्षा जो है, जी सर। वो आरंभिक दौर पर जब आरंभ हुई तो पहला स्कूल कौन सा था? सर मेरा स्कूल जो स्टार्टिंग में जो मेरा स्कूल था वो बर्मिंघम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिश्नाह में है वो, वहाँ से। तो उसके बाद शिक्षा जो है वो कहाँ तक उसके चली? बाद मैंने 7th मेरी वहीं से पास हुई है, और 8th में मैं फिर यहाँ से शिफ्ट होके जीवन नगर शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे मैंने फिर एडमिशन ली, और 8th से 12th मेरी वहीं पे पास आउट हुई है। अब सवाल जो है, अहम सवाल ये है कि भारतीय संविधान को पढ़ना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। लोग नहीं पढ़ना चाहते, या पढ़ने का प्रयास नहीं करते, या फिर मुश्किल है लोगों को समझ में, एक आम व्यक्ति समझने के लिए उसके लिए मुश्किल होती है। इस दौर में आपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसे डोगरी में लिखने का यह ख्याल क्यों है?
बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स बैकग्राउंड है, और आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस कोर सब्जेक्ट है उसका, और पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इनकम्प्लीट है। तो पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के रिलेशन ने मुझे आज यहाँ तक लेके आए कि आज मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन डोगरी में लिखा। बातचीत स्टार्ट होती है 12th क्लास से, जब मैं 12th क्लास में था, और 2022 की बात है, दिसंबर की। छुट्टियां पड़ी हमें स्कूल से, विंटर वेकेशंस। तो उस वक्त बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं, और मैं पढ़ने से वैसे भी पहले थोड़ा अच्छा ही था मैं, और जो मेरा सिलेबस जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि इससे कुछ हट के कुछ किया जाए। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल आया मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली, अचानक से ही, कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, पढ़ना है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो तब मैंने थोड़ा सा प्रयास किया पढ़ने का। मैंने गूगल पे सर्च वगैरह की, पर मेरे को पढ़ना भी ऐसे नहीं कि जो अभी वाला जो लेटेस्ट है वो वाला पढ़ना भी मेरे को वो था जो 1950 में पास हुआ था, इनेक्ट हुआ था जी सर, 1950 वाला, और वो पढ़ना था मेरे को। और उसके साथ में अमेंडमेंट्स जो आज तक हुई हैं, 106 अमेंडमेंट्स 2023 तक, वो भी पढ़नी थी। मेन मोटिव बेसिकली मेरा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, और उसको इस तरीके से पढ़ना है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 वाला, और जो आज जैसा इसको ढांचा दिया है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, बेसिकली इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना था मेरे को। तो बस वहीं से फिर मैंने उस वक्त मैंने छुट्टियों में मैंने कुछ पढ़ा, एक आधा पेज पढ़ा मैंने। प्रीएम्बल तो बेसिकली पहले से ही वो पता होता है, तो वो तो आता था। फिर उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिनल वाले में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे। तो उन सब की जानकारी मेरे को तब हुई। और जो लेटेस्ट वाला है, जो आज की डेट में है, उसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हैं। इतने शेड्यूल्स कैसे बढ़े, इतने आर्टिकल्स कैसे बढ़े, और इतने पार्ट्स कैसे बढ़े, और इनमें क्या है, बस इसी चीज़ ने मुझे उत्सुक किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढूं, पुराना वाला भी, और जो इनेक्ट हुआ था उस वक्त 1950 में, और जो अभी वाला जो चल रहा है। तो तब मैंने कुछ पेजेस PDF मैंने गूगल से, ओरिजिनल वाला तो मिलता नहीं है, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी जो थी उस वक्त जो हाथों से लिखी थी कैलीग्राफी में, इटालियन कैलीग्राफी में, तो वो कॉपी फिर मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली, वो मैंने कहीं कहीं से। तो एक वेबसाइट दिखी थी मेरे को, तो उस वेबसाइट पे अपलोड हुई थी ये पूरी की पूरी, जो उस वक्त की जो बुक थी, वो जो आज के पार्लियामेंट हाउस में वो प्रिजर्व करके रखी हुई है, जो संविधान है। हाँ जी, जो मेन संविधान है, जो उसकी सुप्रीम कॉपी है, जो वो उसकी फ़ोटोज़ मेरे को PDF में मिली। तो बस वो मैंने पढ़ी, एक आधा पेज ही पढ़ा गया मेरे से स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी काम है वो शुरुआत में धीमा चलता है, बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वो क्या दिन था उस दिन, क्या डेट थी जिस दिन शुरुआत डेट तो मुझे एग्जैक्ट शुरुआत की, या फिर जब जिस दिन शुरुआत की वो पहली कॉपी पढ़ी आपने, उसका पहला वो एग्जैक्टली डेट तो मुझे याद नहीं, पर इतना मुझे पता कि दिसंबर की एंडिंग्स 20 ऑनवर्ड्स ही थी वो, 2022 की दिसंबर एंडिंग, उस वक्त हमें छुट्टियां पड़ी थी। तो बस तब से फिर उसके बाद फिर आगे हमारे बोर्ड एग्जाम्स 12th के, अब 12th मेन स्टेप है, तो उसको भी तैयारी करनी थी फिर, क्योंकि बेसिकली थोड़ा बहुत तो आता था, जितना मैंने क्लासों में पढ़ा था वो तो आता था, अब उसको पूरा फॉर्म करना है, उसको उसके लिए तैयार होना है, तो उसमें फिर मैं लग गया। उसके बाद 12th ख़त्म हुई, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए अप्रैल की, 2 अप्रैल को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। अब हम संविधान पे आएंगे, उसके बाद में पहले कुछ सवाल जान लेते हैं आपकी निजी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए। घर का माहौल क्या था, और पहली मर्तबा कब सुना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम? घर का माहौल जो था वो शुरुआती से ही मेरे सपोर्ट में रहा था, कि जो मैंने डिमांड कर लेनी वो मेरी पूरी हो जानी, और जिस चीज़ की मैंने आवाज़ मतलब निकाल दी अपने मुंह से, और वो चीज़ मेरे पेरेंट्स ने पूरी करके देनी। ये मैं अपने पेरेंट्स का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो हर वक्त बिना कुछ सोचे मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक बात रही बाबा साहब अम्बेडकर की, तो वो मैंने सबसे पहले, मैं सच बताऊंगा, मुझे 5th क्लास से पहले बाबा साहब के बारे में नहीं पता था। और उसका कारण मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को देता हूँ। स्कूल में कभी जिक्र नहीं हुआ उनके? स्कूल में कभी जिक्र नहीं हुआ। 5th क्लास में पहली बार जिक्र हुआ था, वो भी स्कूल में नहीं हुआ था, वो मेरी फैमिली में जिक्र हुआ था। फैमिली में पहले तो पता था कि अम्बेडकर नाम लेते थे, इतना छोटा बच्चा कितना ही गौर करेगा, सिर्फ चर्चा होती थी। तो 5th में एक टॉपिक आता है
माय फेवरेट लीडर का। वो मुझे याद है कि हमारे स्कूल वालों ने जो फेमस पर्सनालिटीज़, मतलब कि जो हाईलाइटेड पर्सनालिटीज़ जो स्कूल वाले दिखाना चाहते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम दिखाना चाहता है, बस वो ऐसे जो हमें क्लास में पढ़ाया गया। तो वो घर आके मेरे पेरेंट्स की एक आदत है कि मेरी नोटबुक चेक करनी है उन्होंने। ये इससे मतलब कि उन्होंने नोटबुक चेक करनी है मेरी कि आज पढ़ा क्या बच्चे ने। तो मेरे फादर साहब ने मेरी नोटबुक चेक की, वो तो उस नोटबुक पे माय फेवरेट लीडर का ऐसे था। तो पापा ने, इंग्लिश थोड़ी कम आती है पापा को, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी ये चीज़ है। तो पापा ने बोला कि इस पे खुद लिखो। मैंने बोला किसके ऊपर लिखना है? कहते, अम्बेडकर। मैंने फिर पूछा कि अम्बेडकर कौन? क्योंकि जिक्र आपका तो ये सवाल था कि जी सर, अम्बेडकर कौन? पापा ने मुझे बताया कि अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए, उन्होंने संविधान दिया हमें। पापा ने फिर एक आधी मुझे उनकी जो कोटेशंस हैं वो बताई, जैसे कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये मुझे मेरे पापा ने बताई थी। मुझे आज वो मुझे वो जगह भी याद मेरे दिमाग में है कि वो किस जगह पे मेरे पापा ने बताई थी। मतलब कि वो जैसा माहौल जो उस वक्त बना था, वो मेरे दिमाग में अभी भी उसकी पिक्चर चल रही है, वो छवियां हैं अभी, वो छवियां अभी भी हैं। मतलब कि मैं पापा की गोद में बैठा हुआ था, पापा ने मुझे बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसी के साथ पापा ने एक और चीज़ ऐड की कि शिक्षा ही सब कुछ है। मतलब कि पढ़ना है बस, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप हमें आउटपुट दो अच्छा पढ़ लिख के। अच्छा, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट टाइम तब पता चला कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन हैं? जी। उसके बाद उस पर सर्च शुरू किया आपने? उसके बाद वही ऐसे फिर मेरे पापा ने बोला, इतना सोर्स तो था नहीं मेरे पास, क्योंकि उस वक्त स्मार्टफोन भी नहीं था हमारे पास। स्मार्टफोन हमारे घर पे पहली बार आया जब मैं 8th क्लास में था। तो किस सन की बात है ये 2016-17 की बात होगी, 2017, 16, 16-17 की बात होगी ये। तो उस वक्त फिर वो बात ऐसी होगी, बंद होगी। तो 6th क्लास में फिर एक बुक SST की आती है, उसमें फिर एक टॉपिक था दलित्स के बारे में। उस टॉपिक पे बाबा साहब की फ़ोटो भी बनी हुई थी और बाबा साहब के बारे में छोटा सा पैराग्राफ भी था। अच्छा, आपको बचपन में पता था कि दलित क्या होते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे उस बुक से पता चला था। मुझे उस बुक से पता चला था। फर्स्ट टाइम मैंने नाम ही उस बुक से, मतलब दलित नाम उस बुक से मैंने देखा था। तो उस बुक में बाबा साहब की फ़ोटो बनी हुई है, तो नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी और उनकी वो डेट ऑफ डेथ लिखी थी, और नीचे लिखा था फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त फिर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहली बार, उस वक्त वर्ड मेरी ज़िंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार आया 6th क्लास में। 6th क्लास के बाद फिर धीरे धीरे मतलब एडवांस भी होने लग पड़े थे। तो उस वक्त फिर वो मैंने पढ़ा, डेट मेरे को याद होगी, बर्थ की भी और डेथ की भी, और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी याद हो गया। ये 3 चीज़ें लेके मैं अगले 2 साल तक घूमता रहा। फिर उसके बाद 8th में बात आती है, 8th की, मतलब 2 साल तक आप ये सोचते रहे? हाँ जी, ये 3 चीजें तो आपके पास ये 3 चीज़ें मेरे पास है, बस उस वक्त के लिए इतना सफिशिएंट था। मतलब कि उस वक्त के लिए बस बेसिक नॉलेज जो थी वो आ गई थी कि बर्थ, डेथ और काम क्या किया था फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उन्होंने। तो उसके बाद फिर 8th क्लास में फिर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आ जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन है तो बाबा साहब का नाम आएगा। तो उधर से फिर ऊपर से दूसरी तरफ हमारे घर पे स्मार्टफोन भी आ गया, तो गूगल से सर्च मारा। फिर जैसे जैसे फिर आगे आगे इन्फॉर्मेशन मिलती गई, वैसे वैसे और इच्छा बनी वो पता करने की। तो ऐसे ऐसे करके फिर आज की डेट में बाबा साहब के बारे में मुझे मतलब कि मैं पता पूरी नॉलेज। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जब आप ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, संविधान, देश का संविधान आप एक बार दोबारा से लिख रहे थे, वो भी एक अलग लैंग्वेज में, डोगरी भाषा में, जो कि अभी तक नहीं है मेरे ख्याल से। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए आपने क्या भारतीय संविधान खरीदा? नहीं सर। या फिर कैसे आपने इसको पढ़ा? क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि वो संविधान अब नहीं मिल सकता, वो तो मुश्किल था। लेकिन जो बाज़ार में उपलब्ध है वो कॉपी खरीदी आपने? नहीं, मैंने कोई कॉपी नहीं खरीदी। मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था अपने रूम में, फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, तो वही 5-6 महीने पहले की बात याद आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ऐसे ही मतलब कि सर्च मारा गूगल पे, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे फिर पूरी आ गई नीचे इन्फॉर्मेशन। तो स्क्रॉल करता रहा, ओरिजिनल वाला नहीं मिला मेरे को। एक और बार दोबारा सर्च किया,
उसके साथ फिर मैंने लिखा ओरिजिनल बुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1950। ये लिखा मैंने, तो एक वेबसाइट आई। उस वेबसाइट के ऊपर फिर मैं गया, तो कौन सी वेबसाइट थी? वेबसाइट का नाम था लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस, वो वेबसाइट थी। उस वेबसाइट के ऊपर मैं गया, तो वहाँ पे फिर मुझे वो पूरी के पूरी कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और मैं उस वक्त इतना खुश हुआ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। फिर मैंने पढ़ा उसको, पढ़ा तो ऐसे ही वाइट पेज बेसिकली मेरे घर पे पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं वो करता हूँ, ड्राइंग्स वगैरह बनाता हूँ मैं, और पेंटिंग्स वगैरह, तो उस वजह से पड़े रहते थे। तो एक वाइट पेज मैंने उठाया, तो उसको हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखना पहले तो मैंने इंग्लिश में एक आधा लिखा मैंने उसको, फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश में तो ऑलरेडी है, सर्च मारा तो पता चला हिंदी में ऑलरेडी है। तो फिर उसके बाद डोगरी, क्योंकि हम बेसिकली घर पे डोगरी बोलते हैं, डोगरी हमारी मातृभाषा है, तो फिर मैंने डोगरी में उसकी एक सेंटेंस लिखा, उसका पहला वाला सेंटेंस जो फर्स्ट आर्टिकल का पहला सेंटेंस था। यही था। हाँ जी। तो ये बताएंगे जरा, सुन लें आपसे हम, है ना? ये बेसिकली ये प्रीएम्बल है, इसमें लिखा है अस्पारद लोग भारत की एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य च गठन करने ते अपने सारे नागरिकों की सुरक्षित करने का गंभीरता कन्नै संकल्प लैंदे होई न्याय समाजक आर्थिक ते राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति आस्था ते पूजा की आज़ादी प्रतिष्ठा ते मौके की बराबरी ते उनके सारें च व्यक्ति की गरिमा ते राष्ट्र की एकता की आश्वस्त करते हुए भ्रातृत्व की बढ़ावा देना। अपनी संविधान सभा च नवंबर 1949 के इस 26वें दिन इस संविधान की अपनाने अधिनियमित ते अपने आप की दिन्ने आ। ये प्रीएम्बल है जो 1950 में इनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनल वाला। इसमें बेसिकली 2-3 वर्ड्स नहीं है, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं है इसमें, क्योंकि वो बाद में अमेंडमेंट करके 1976 में अमेंडमेंट करके वो लाया गया था इसके बीच में। अच्छा, कितने दिन लगे आपको इसको लिखने में? और ये मुझे तकरीबन मैंने 7 जुलाई को स्टार्ट किया था, मैंने 7 जुलाई 2023 को मैंने पहला पेज उसका लिखा था मैंने। तो मेरा ख़त्म हो गया था, मेरा 26 जनवरी को मेरा ख़त्म हो चुका। 26 जनवरी को आप कंप्लीट कर चुके 26 जनवरी 2024। अब डोगरी में लिखने का मुख्य कारण एक तो ये है कि ठीक है, डोगरी भाषी लोग हैं यहाँ पर, वो डोगरी में आराम से समझ पाएंगे। जो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें हिंदी या इंग्लिश इतनी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती, वो समझ लेंगे। और एक और उद्देश्य क्या था इसे लिखने का? एक और उद्देश्य अब कह सकते हैं कि जो संविधान बचाओ आंदोलन चल रहा है, उसके लिए एक मेरा छोटा सा योगदान है। आपका ये योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए? जी सर। कीरत के पिता मेरे साथ हैं, और कीरत ने जो आज किया है ये पूरे देश के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मान की बात है। पहले तो आपको लग कैसा रहा इस वक्त? सर बहुत खुशी हो रही है कि सोचा नहीं था, चलो बहुत अच्छा किया जो किया इसने, क्योंकि इसका शुरू से ही इसका जो ख्याल था पढ़ने का, जहाँ बाबा साहब को पढ़ने का, तो हम शुरू से देखते थे। पढ़ने में भी अच्छा था, स्कूल में भी अच्छा था, इसका मतलब रहा जब तक स्कूल में रहा, अभी कॉलेज में है, वहाँ भी ठीक चल रहा है। तो खुशी हो रही है कि चलो अच्छा किया इसने। अच्छा, आपको पता था कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को डोगरी में लिख रहा है? हाँ सर, पहले तो मुझे नहीं पता चला। जब 2-3 बार इसने मुझे बोला पापा मुझे वाइट शीट ला कर देना, तो फिर मुझे पता लगा भी क्या कर रहा है। फिर मैंने पूछा इसको, बोला पापा मैं इसको लिख रहा हूँ। तो फिर मुझे खुशी हुई, मैंने बोला कोई बात नहीं है, अगर तू लिखना चाहना है, पढ़ना चाहता है इसे तो पढ़। बोलता कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा, अगर मैं लिखूंगा तो मुझे याद भी दिमाग में बैठ जाएगा और उसमें अच्छी तरह मतलब कि पढ़ के लिख लूँगा। तो इसके मन में था कि मैं इसको डोगरी में लिखूँ। तो फिर इसने डोगरी में से लिख कर तैयार किया है, और इसका मैंने देखा है पूरी रात बैठकर लिखता रहता था, पूरी रात। कई बार रात को उठ के मैंने इसको चाय बना कर देनी, मैंने बोलना इसको सो जा यार, अभी टाइम बहुत हो गया, सुबह उठना भी है। नहीं पापा मुझे अभी इसको जल्दी पूरा करना है, क्योंकि बहुत लेट हो गया आगे, तो इसे जल्दी पूरा करना है मुझे, 26 जनवरी के पहले इसको पूरा करना है। तो अभी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी 1 महीना 1.5 महीने के बीच में ये पूरी रात ही बैठ कर लिखता रहता था। रात को बैठना, सुबह 6 बज जाने 7 बज जाने। तो जब भी मतलब कि मैं भी सो नहीं पाता था इसके पास, क्योंकि ये लिखता था तो मैं कैसे सोता। तो इसको कभी चाय, कभी पानी, कभी बात भी करनी मैंने बीच में,
हैं फिर सो जा, बोलता नहीं पापा मुझे लिखना है, तो पूरी पूरी रात बैठ के लिखता रहता था। आपने सोचा था कभी आपके परिवार में ऐसा बच्चा होगा जो देश के संविधान को दोबारा से लिखेगा और डोगरी भाषा में, एक अलग भाषा में लिखेगा? बिल्कुल नहीं हाथों सर, से लिख रहा है वो। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था। मगर यह है कि इसने करके दिखा दिया कि मैं कर सकता हूँ। अगर बच्चा, क्योंकि इसका शुरू का ही जब छोटा था ना तब से ही इसका पढ़ने में इसका बहुत मतलब कि ध्यान था। हैं, आम बच्चे हैं शरारत करते हैं, चाहे दूसरी तरफ ध्यान जाता है, इसको शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा रहा है, शुरू से ही। अब क्या सोचते हैं, क्या करना है, क्या करना चाहता है बेटा? हम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो करेगा, जो करना चाहता है हम इसको सपोर्ट, पूरी सपोर्ट करेंगे। बाकी आगे इसका मन है, जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तीरथ की माँ मेरे साथ हैं। माँ की अहम भूमिका रहती है बच्चे को बिगाड़ने में और बच्चे को सुधारने में। आप अपना नाम बताइए। अनीता देवी। तीरथ को कभी पीटा है? नहीं मारा, बहुत मारा मैंने। मारा हुआ है बचपन में? जब पढ़ता नहीं था फिर मैं मारती थी इसको। तो ये आपकी मार का ही असर है कि आज तीरथ ने डोगरी में संविधान लिख दिया। हाँ, बोलता भी, बोलता आपने मम्मा जो मुझे मारा ना, मुझे भी समझ आती है, क्यों मारा आपने मुझे। आप किस लिए मारती थी? ये पढ़ता नहीं था? कई बार पढ़ता नहीं था, ऐसे शरारत करता था इनके साथ ऐसे शरारतें करनी इसने। बात नहीं मानता कभी कभी। नहीं मानता था? अड़ियल था? नहीं, इतना भी नहीं था। बोलता मैंने खेलना भी है, ये भी कहता था? हाँ। अच्छा, ये इन दिनों में कर क्या रहा था? आपको पता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं पहले पता था, ये थोड़े दिन में ही पता लगा मुझे। आप पूछते थे? पूरी पूरी रात जागा रहता है? हाँ, मैंने पूछा इसको, इसके पापा नहीं थे घर में, फिर ये पंजाब गए थे बाबा जी के पास। फिर मैंने बोलता मैंने मम्मा लिखना है। मैंने बोला नहीं बेटा तू सो जा, अब मेरे से नहीं इतना जागना। नहीं, रात को लाइट पूरा रात लाइट ऑन रहती थी कमरे? हाँ, इधर लाइट ऑन रहती थी। तो आप जाते थे अंदर कि क्या कर क्या रहा है बच्चा, पूरी रात जागा है, कोई हाँ, गड़बड़ी मैं तो नहीं करता? इसके पास होती थी जब इसके पापा नहीं होते थे, मैं होती थी इसके पास। आपको लगता था कि क्या कर रहा है? कभी पूछा कि क्या कर रहे हो आप? हाँ, पूछा था मैंने। इसने बोला मम्मी मैं संविधान लिख रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या करना आपने लिख कर? बोलता नहीं मम्मा मुझे आगे भी आएगा, पढ़ने में काम आएगा मेरे। तो मैंने बोला पढ़ ले फिर। कभी सोचा था कि मीडिया आपके घर में होगा? आपके हो सकता है कि हमारे इस इंटरव्यू के बाद मीडिया की लाइनें लग जाएं आपके घर में? और नहीं सोचा था पहले हमने। अभी बोल रहा था मम्मा मैंने मीडिया में देना, मैंने बोला नहीं देना। मना किया था आपने? हाँ, मैंने मना किया था। क्यों मना किया आपने? मैंने बोला नहीं बेटा अभी पढ़ ले, पहले काम कर ले, नौकरी ले ले, फिर करना। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। एक तीरथ है? हाँ, एक रणजोत, एक किरणजोत। एक बेटी है, 2 बेटे हैं। वो भी इंटेलिजेंट हैं पढ़ाई में? ऐसा कुछ करते हैं? वो इतना नहीं है जितना ये है। ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है? क्या लगता है किरत आपको? जी, मेरा भाई का बेटा है। आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, हर बात की चर्चा करो? मैं इसका बेसिकली ताया हूँ और मेरे को ये बड़ा पापा बोलता है। और शुरू से ये छोटा था जब भी, तो पढ़ने में ये बड़ा अच्छा था। नेचुरली जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है सभी खुश रहते हैं उस पर। और दूसरी बात ये है कि जब इसको कोई बात बोल दो कि इसने पूछना पापा मैं कैसे करूं, क्या करूं? हाँ बेटा ऐसे ऐसे करो, कैसे पढ़ना चाहिए ऐसे। और उस बात को ये पूरा फॉलो करता है और शुरू से ही इसने किया। और जिस दिन इसका रिजल्ट आता है तो सभी पूछते हैं घर वाले के कीर्त का रिजल्ट आया देखो, तो कीर्त टॉप करता है। तो इसने हमेशा हमें खुश रखा है, हमेशा। और इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। ये जो इसने किया है, ये लिखा है जो, ये रात को आया शाम को मेरे पास। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि उसके पिता कहते हैं मुझे नहीं पता था, उसकी माँ कह रही हैं मुझे नहीं पता था, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता था सर, स्थानीय नेता कह रहे हैं हमें नहीं पता था। लेकिन इतना बड़ा काम कर दिया उसने, आप सबके बीच में रह करके। जी भारतीय संविधान लिख दिया जी, वो भी डोगरी में। जी बिल्कुल। जब शाम को ये आया तो कहता है पापा ये मैंने किताब लिखी है। मैंने कहा बेटा मुझे पता नहीं कुछ लिखा, मेरे को पता था ये पढ़ने में ठीक है और ये कुछ कह रहा था कि मैं कुछ पापा आगे तैयारी करूँगा। पहले इसको बोला कि मेडिकल, कहता है जब 12वीं में पास हुआ तो कहता है मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूँ। मैंने कहा देख ले बेटा क्या रखना है तूने। तो कहता आर्ट्स रखूँगा। मैंने कहा मेडिकल नहीं रखेगा? कहता नहीं मेडिकल नहीं मैं रखूँगा। तो जबकि हमारी बैकग्राउंड थोड़ी मेडिकल के साथ है,
तो ये कहता पापा मैं नहीं रखूँगा, मैंने थोड़ा अलग से करना है। मैंने कहा बेटा फिर उसके बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। फिर चलो वो किसी तरह से चूज़ हो गए सब्जेक्ट, तो इसने रख लिए। तो चल रहा था, इस पर भरोसा तो हमें है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसने मतलब ये लिखा है या इसका माइंड इस तरफ चल रहा था। फिर शाम को मैंने इसको पूछा बेटा और कैसे ये ख्याल आया, इसका तो मेरे को आपने बताया नहीं। कहता मैंने उस दिन जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था तो उसके साथ ये संविधान की बात आती थी तो बात अधूरी रहती थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको पढूं। जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये बात बनी, फिर मैंने कहा क्यों नहीं मैं इसको लिखूं। फिर ये मैंने लिखना शुरू किया। कहता पहले थोड़ा इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में लिखा, फिर मन में आया कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो मैंने डोगरी में लिखना शुरू किया। तो मैंने ये सोचा कि एक तो मेरे दिमाग में ये ब्लूप्रिंट आ जाएगा, इसका कभी जाएगा नहीं। दूसरा ये है कि मैं थोड़ा अलग करूं, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। अब इस घर में राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं। हालांकि ये एक परिवार है, राजनीतिक लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे राजनीतिक भी हैं जो भारतीय संविधान को बचाने की उस जंग में शामिल हैं। भारत भूषण कुंडल मेरे साथ हैं जो स्थानीय नेता भी हैं और इस परिवार के सदस्य भी हैं। कुंडल जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। ये आपके गांव का बच्चा है, आपके गांव के बच्चे ने भारतीय संविधान को डोगरी में लिख दिया, तो आपके परिवार का भी है, पता था इस बारे में, थोड़ी जानकारी थी? नहीं, मुझे इस संविधान जो इन्होंने डोगरी में जो लिखा है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। पहले तो ये मेरा इसके पापा मेरे कज़न है, तो ये भतीजा है मेरा। तो मैं तो आता रहता हूँ इनके घर, महीने में 2-3 बार तो आता ही रहता हूँ कज़न के पास, बैठा चाय शाय पी तो चला जाता हूँ। लेकिन एक दिन मैं चला गया इनके वो दूसरे अटैच बाथरूम है ना इसके रूम में, तो वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन की एक वो लगाई हुई है, जो पहला पेज है ना, प्रेम्बल की पहला पेज है, उसकी कापी लगाई हुई। तो उसमें लिखा है कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी है, आईएएस के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो उसके रिलेटेड हैं। तो मैं 1-2 सेकंड ही रुका वहाँ पे, तो फिर मैं इधर आ गया, यहाँ पे आके चाय पीने लगे। मैंने कोई क्रॉस क्वेश्चन इसको किया नहीं, ना ही मुझे ये पता था कि ये लड़का संविधान लिख रहा है। अभी एक कज़न ने मुझे फ़ोन किया कि 2 मिनट आप आओगे? मैं क्या हाँ मैं आ जाता हूँ। बड़े भाई ने भी फ़ोन किया था, उन्होंने मैं क्या आता हूँ मैं 2 मिनट। तो अब यहाँ पे पता चला कि ये तो महान काम कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डोगरी में लिख रहा है, तो इसलिए ये फैमिली से रिलेटेड है, इस फ़ख्र महसूस होता है। तो अच्छी बात है अगर बच्चा इतनी लगन से और इतनी डेडिकेशन से इसको लिख रहा है, और इसकी सिटिंग अगर इतनी ज़्यादा है तो मुझे लगता है ये इन फ्यूचर में कहीं दूर जाएगा, ऐसे संकेत होता है हमें आगे। तो आप राजनीतिक लोग हैं, तो अब तो इस बच्चे को वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है, बड़े कम समय में इसे लिखा है और टाइप नहीं किया है, अपन पेन के साथ हाथों से लिखा है उसने। जी जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर जो इसकी जो जब ये प्रिंट अगर करवाना चाहेगा, जो हमारा जो इसके साथ जो योगदान रहेगा, जो भी ये कहेगा, जैसे हम वैसे ही इसके साथ साना आप एक राजनीतिक पार्टी में भी हैं, तो क्या वो पार्टी इन दिनों ये चर्चा में है कि भारतीय संविधान बचाना है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो लोग, तो इस चीज़ को भी चर्चा में रखेंगे वहाँ? क्यों नहीं, इसको चर्चा में रखेंगे, जरूर इसको चर्चा में रखेंगे। और ऑब्वियसली ये तो एक हमारे फैमिली के बंदे ने लिखा है, तो इसको और ज़्यादा चर्चा में रखेंगे कि हमारा बेटा है जिसने संविधान को डोगरी में लिखा है। तो नेचुरल सी बात है। रही बात संविधान को बचाने की, वो तो हम बिल्कुल जो लोग इस मुहिम में है उसके साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें एक राइट देता है ऑल राउंड डेवलपमेंट का। जैसे आप एजुकेशन राइट या और भी ज़्यादा जितने भी राइट हैं वो इसी के थ्रू आते हैं, और बाबा साहब ने जो लिखा है वो सबके लिए बराबर लिखा है और सेकुलर लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो ये एक सवाल है और एक बड़ी भूमिका अदा की है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को जो बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह जैसे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे और कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं इस दौर में, 2024 में। इस दौर में इस युवक का ये योगदान मामूली नहीं है, और इसे लिख पाना, भारतीय संविधान को लिख पाना और एक अलग भाषा में लिख पाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़ी अहम
और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारतीय संविधान को बचाने के इस जंग में जो लोग शामिल हैं उन लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए एक बहुत बड़ा काम इस युवक ने किया है। भारतीय संविधान को रात दिन जाग कर के लिखा है। देश के बहुजन इस संविधान को बचाएंगे और दोबारा से ये देश जो है संविधान से ही चलेगा। कोई ऐसी ताकत जो शैतानी ताकतें मैं कह सकता हूँ जो उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रही हैं, वो उनके मंसूबे जो हैं उनमें वो कामयाब नहीं होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।